नमस्कार साथियों, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की लोक प्रशासन विषय की आंसर की के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे सामने है पेपर 1। तो आइए जानते हैं इसके सही उत्तर क्या रहने वाले हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं यानी विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन है जिसको लेकर के काफ़ी सारे मत जो हैं सुनने में आ रहे हैं, पर हम आपको बताते चलें। ऑप्शन सी जो है यानी विजातीय तकनीकी कार्य यानी कि हेट्रोजेनस टेक्निकल फंक्शंस जो है, ये इसका उत्तर नहीं हो सकता है। जितने ज़्यादा जो आपके काम होंगे बेसिक होंगे, सिंपल होंगे, उतना ही विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने में आसानी होगी। इसलिए ऑप्शन सी आपके आंसर में नहीं आ सकता है। जहाँ भी ऑप्शन सी है आप उसे कट कर दीजिए, तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन ए और बी बचता है जो आपका सही आंसर होना चाहिए। फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व का तत्व और नीति का स्थिर होना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है बजाय मॉडर्न इकोनॉमिक प्लानिंग वाले ऑप्शन के। इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो सेकंड ऑप्शन यानी ए एवं बी रहने वाला है। इसके बाद में एक कथन दे रखा है प्रशासनिक कानून को लेकर के। प्रशासनिक कानून प्रशासन से संबंधित कानून है। यह कथन जो है ये सर आइवर जेनिंग्स का कथन है। इसके बाद में हमें जानना है वैज्ञानिक पद्धति के बारे में। विज्ञानों की एकता की बात की गई है, तो विज्ञानों की एकता की जो बात है वो कार्ल पियर्सन ने की है। अब हमें मिलान करना है पॉलिसी का उसके एग्जाम्पल से। तो साथियों आप भी जानते हैं कि जो रेगुलेटरी पॉलिसी है यानी कि नियामक पॉलिसी जो है उसका संबंध, या फिर ऐसा कह लीजिए कि उसका जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो है प्रदूषण नियंत्रण। तो बी का ऑप्शन सेकंड होगा। अब आप इसमें ऑप्शन सेकंड वाला जो है आंसर वो देख सकते हैं ऑप्शंस में। बी में ऑप्शन सेकंड जो है वो सेकंड ऑप्शन में मैच हो रहा है और फोर्थ ऑप्शन में मैच हो रहा है। बाकी के ऑप्शंस को आप काट दीजिए, इससे आपको सुविधा होगी आंसर लोकेट करने में। इसके बाद में अब हम देख सकते हैं पुनर्वितरक नीति जो है यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी जो है वो मौद्रिक नीति जो है इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी की जब बात की जाती है तब एडल्ट एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी के ही एग्जाम्पल हैं। तो सी के अंदर जो है वो ऑप्शन फर्स्ट आपका आ जाएगा। और इसके बाद में सब्सटेंशियल पॉलिसी जो है यानी जो डी है उसके अंदर आपके पास में ऑप्शंस हो जाएंगे। आपके पास ऑप्शन जो चूज़ करने के लिए बचे हैं वो हैं फोर्थ और फिफ्थ, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो फिफ्थ रहने वाला है। शिक्षा का प्रावधान जो है वो अपने आप में एक सब्सटेंटिव पॉलिसी यानी कि तात्विक नीति है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का हमारे पास फर्स्ट है और डी का हमारे पास में फिफ्थ रहने वाला है, यानी ऑप्शन सेकंड जो है ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हर्जबर्ग के अनुसार कौन कौन से कारक हैं जो एक कार्य असंतुष्टिदायक है यानी जॉब डिससेटिस्फायर की बात की गई है। हम सभी जानते हैं कि पहचान यानी रिकॉग्निशन, उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उपलब्धि यानी अचीवमेंट जो है ये तीनों ही मोटिवेटर्स हैं। तो आपको जो करेक्ट आंसर है वो वेतन होगा। वेतन जो है वो अपने आप में एक जॉब डिससेटिस्फायर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से ऐसे पेयर हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स के जो करेक्टली मैच नहीं हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम कंफर्म नहीं कर पाए हैं, पर जहाँ तक हमारा अनुमान है इसका जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। मानव संबंध और निष्पक्षता यानी फेयरनेस जो है ये अपने आप में कोई युग्म नहीं बनाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का डोमिनेंस से लेना देना है। इंटेलिजेंस से डिप्लोमेसी यानी कूटनीति जो है वो रिलेटेड है। इसी तरीके से सुपरवाइजरी कैपेबिलिटीज़ जो हैं, पर्यवेक्षणीय क्षमताएं जो हैं वो आंतरिक अभिप्रेरणा से भी काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं। इसलिए हमें लगता है कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 2 होना चाहिए, हालांकि अभी हम इसे कंफर्म नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रशासन के सिस्टम सिद्धांत के संबंध में कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 रहने वाला है। अगर आप गैर पैटर्न की बात करेंगे यानी कि अगर आप नॉन पैटर्न एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो सिस्टम थ्योरी जो होती है उसमें नॉन पैटर्न एक्टिविटीज़ की नहीं बल्कि पैटर्न एक्टिविटीज़ की बात की जाती है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर बात की गई है पर्यावरण सीमा बदलने की प्रक्रिया तथा प्रतिभरण अवधारणाएं लोकनीति विश्लेषण के किस सिद्धांत से संबंधित हैं। तो ये बिल्कुल सिस्टम थ्योरी जो है उससे संबंधित है, क्योंकि वहीं पे बात होती है एनवायरनमेंट की, बाउंड्री की और कन्वर्जन प्रोसेस की। इसके बाद में बात की जा रही है ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स के बारे में यानी वैश्वीकरण के बेनिफिट्स के बारे में, और कौन सा जो
ऑप्शन है वो वैश्वीकरण के बेनिफिट की बात नहीं करता है। तो ऑप्शन 2 शक्ति का केंद्रीकरण, ग्लोबलाइजेशन जो है वो अपने आप में कभी भी सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा नहीं देता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। और क्वेश्चन 10th की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें साइमन के प्रिंसिपल्स की बात की गई है। साइमन ने लोक प्रशासन के सिद्धांतों को प्रशासन की कहावतें कहा है, बिल्कुल कहा है। प्रशासन का प्रत्येक सिद्धांत समान रूप से प्रशंसनीय एवं स्वीकार्य परस्पर विरोधी है, बिल्कुल है, स्वीकार्य भी है पर परस्पर विरोधी भी है। इसे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब आप इसे इंग्लिश भाषा में अगर पढ़ें, तो वहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी बेहतर है। ऑलमोस्ट एवरी प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वली आएगा यहाँ पर, इक्वली प्लॉसिबल एंड एक्सेप्टेबल कॉन्ट्राडिक्शन। इसलिए इसका जो ये रीज़न है ये भी बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो रहने वाला है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन 2। यहाँ पर हमें बहुत समझदारी से पढ़ना ज़रूरी है कि ऑप्शन में क्या लिखा गया है, क्योंकि इनकी जो सीक्वेंस है वो यूजुअल सीक्वेंस से चेंज कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हेज और कीर्नी ने कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या बताए हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। तो आपको बताते चले, उन्होंने बात की है डाउन साइजिंग की, उन्होंने बात की है मैनेजरलिज्म की, और उन्होंने बात की है डीब्यूरोक्रेटाइजेशन की। उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के संदर्भ में नहीं की है। इसका लेना देना न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है, ना कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से। तो ऑप्शन आपके पास रहने वाला है बी, सी और डी, यानी कि ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैकग्रेगर के अभिप्रेरणा के वाई सिद्धांत की बात की गई है। तो इसमें द एक्सपेंडिचर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट इन वर्क इज़ एज नेचुरल एज प्ले और रेस्ट, बिल्कुल यही माना गया है थ्योरी वाई में। तो ये तो आपका ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। उसके बाद में पूछा गया है नेक्स्ट में, द एवरेज ह्यूमन बीइंग लर्न्स अंडर प्रॉपर कंडीशंस नॉट ओनली टू एक्सेप्ट बट ऑल्सो टू सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसे ऊपर वाले ऑप्शन में कहा गया है कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिव्स इज अ फंक्शन ऑफ द रिवार्ड्स एसोसिएटेड टू देयर अचीवमेंट, ये कथन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जो है, द एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज़ एन इनहेरेंट डिसलाइक ऑफ वर्क एंड विल अवॉइड इट इफ़ ही कैन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है थ्योरी वाई के अनुसार। थ्योरी वाई के अनुसार तो माना जाता है कि वो कार्य को पसंद करता है, इसलिए ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर ने शासन का आधार क्या माना है। तो उन्होंने संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी को ही संविधान का आधार माना है। इसके बाद पूछा जा रहा है फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को किसने कहा है। साथ ही वो क्वेश्चन जो है ये अपने आप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि साइमन और मार्च ने क्लासिकल थ्योरी को कहा है मशीन थ्योरी, और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को उन्होंने कहा है फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी शारीरिक संगठन सिद्धांत। तो अगर आप वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द पढ़ना भूल गए तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पद सोपान यानी कि हायरार्की से रिलेटेड कुछ कथन दे रखे हैं, पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो आपको बताते चले कि चारों ही कथन जो हैं इसमें सही हैं, बिल्कुल इसे चेन ऑफ कमांड भी कहा जाता है, स्केलर चेन भी कहा जाता है, ये फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन भी है, और साथ ही सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशंस जो होते हैं संगठन में उन संबंधों को भी सुनिश्चित करती है। तो अ ब स द चारों ही जो हैं इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसके आगे ही प्रश्नों की चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो।